बैठ जाओ, अपने दिमाग को एकाग्रचित कर लो, बाहर की चीजें बाहर छोड़ दो। यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए तुम्हारे अलावा, ठीक है? सिर्फ तुम रहो यहाँ पर। अच्छा है ना? माइंड सेट को मेडिटेशन इसी को बोलते हैं कि अपने मानसिक स्थिति को एकाग्रचित कर लो, क्योंकि जब तक एकाग्रचित नहीं होगे तब तक पढ़ाई नहीं आएगा। तो जो घड़ा है दिमाग का भरा हुआ, दुनियादारी, परेशानी, उसने पीटा, उसने मारा, उसने कुछ बोला, उसने मुझे हर्ट किया, यह सब परेशानी घड़ा है, उसको खाली कर दो और अपने ज्ञान का घड़ा अब भरना चालू कर दो। यहाँ बैठो और अच्छे से मन की शुद्धता को कर लो। जो ये शिक्षा होती है ना, मन की शुद्धता से ही आती है। उसके लिए एक अच्छा घड़ा होना चाहिए शुद्ध, ताकि उसमें आप उसको इंटर करते जाओ धीरे धीरे। तो व्यवस्थित हो गए हो सब कोई? बाहर की चीजें अब छोड़ दो यहाँ पर। चलो हम देखते हैं आज बहुत महत्वपूर्ण जनजाति, वही जनजाति जो बिलासपुर संभाग में बहुत ज्यादा फैली हुई है और वो सदरा खंड को अपना देवता मानती है। और ये जनजातियां लगभग अधिकतर क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में मिलेंगी और ये आर्य भाषा परिवार में भी आती हैं। तो इन जनजाति, जो ये जनजाति है, इसके बारे में बहुत अच्छे से, हाँ ठीक है, तो इस जनजाति के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और इनके अंदर से जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी आने वाले सवाल होंगे, सभी बनेंगे। चाहे आप एडीओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीएड डीएड का एग्जाम दे रहे हो, सीजीपीएससी प्री का दे रहे हो, सीजीपीएससी मेंस का दे रहे हो, जिस भी प्रकार से छत्तीसगढ़ के आने वाले सवाल है यहाँ से बनेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मेन पार्ट होता है वो है जनजातीय पार्ट। किसी भी राज्य की पहचान क्या होती है? वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ की जनजाति होती है किसी भी राज्य की पहचान। अगर आप मध्य प्रदेश जाओगे तो मध्य प्रदेश का अपना कल्चर होगा, वहाँ की जो वीरांगनाएं होंगी, जो वहाँ के जनजाति होंगे, उनके परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना होगा। जब आप छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की विशेष बातें क्या है, यहाँ का आर्ट और कल्चर है, यहाँ की जनजातीय परिदृश्य है। तो चलिए हम देखते हैं आज की महत्वपूर्ण जनजाति कंवर जनजाति के बारे में। इनके बारे में पूरा अध्ययन करना है। सबसे पहले इनकी कंवर जनजाति के बारे में देख रहे हैं तो इनकी उत्पत्ति को जानना बहुत जरूरी है। इनकी उत्पत्ति से ही इनका आज का वर्तमान जुड़ा हुआ है। कंवर जनजाति प्राचीन काल में ये जो कौरववंशी शासक थे धृतराष्ट्र, उनसे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। उनके यहाँ ये सैन्य के रूप में कार्य करते थे। वहां से इतना लगाव होता गया कि उनको अपना कुल खानदान के जैसा समझ लिए और उन्हीं से अपनी उत्पत्ति और आगामी जीवन को जोड़ लिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लोग याद रखोगे कि जो कंवर होते हैं वो कौरववंशी होते हैं, चंद्रवंशी अपने आप को मानते हैं। महाभारत के कौरववंशी धृतराष्ट्र से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए कंवर स्वयं को पुरुवंश उन्हीं को बोला जाता है। जो कौरववंशी है वो पुरुवंशी है, तो ये अपने आप को पुरुवंशी मानते हैं और चंद्रवंशी मानते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छे से याद रखना है कि कंवर अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं और पुरुवंशी मानते हैं। भारत में इनका निवास देखेंगे तो जैसा जैसा गोंड जनजाति भारत में रहती है वहीं पर ये कंवर जनजाति भी रहती है। तो वहाँ जो भारत का मध्य क्षेत्र है वहां पर जहाँ पर गोंड जनजाति निवास करती है वहीं पर कंवर जनजाति का भी आप निवास पाओगे। देखिए मध्य भारत में इनका निवास है। मध्य भारत मतलब ये पूरा बीच का एरिया मध्य भारत कहलाता है। इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति का भी पूरा भरा पूरा निवास है और कंवर जनजाति का भी भरा पूरा निवास है। हमने देखा था जनसंख्या का क्रम जनजातियों में, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों का क्रम देखे थे तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई? गोंड हो गई। उसके बाद कौन सी हो गई थी? कंवर हो गई थी। गोकाऊ हलवा कल याद करवाई थी, गोकाऊ हलवा। तो सेकंड टॉप में कौन हो जाएगी? कंवर हो जाएगी। मतलब इनकी भी जनसंख्या 11% है। अगर वो 56% है गोंड जनजाति तो इनका है 11%, ये भी अच्छी जनसंख्या में है। तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के गोंदिया और गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र को आप जान रहे हो ये छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जो गढ़चिरौली है और गोंदिया है, इस जिलों से आप परिचित हो जाना। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे तो ये जिले तुमको, यहाँ पर ये गोंदिया जिला तुमको देखने को मिलेगा।
गोदिया जिला किससे संबंधित है, कुछ आइडिया? ना ना ना, गोदिया मैंने पूछा है, आगे वाला है जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही, वो आगे वाला आएगा, लेकिन गोदिया जिला की बात कर रही हूँ। तो ये रविशंकर शुक्ल से जुड़ा हुआ यहाँ का एरिया है। यहाँ पर रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार किया गया था गोदिया रेलवे स्टेशन से। ये आप जब इतिहास पढ़ोगे तो ये गोदिया का नाम आएगा, इसको आप थोड़ा सा मेमोरी में रख लो। अगला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली भी यहाँ पे याद कर लो। गढ़चिरौली वही स्थान है जहाँ से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है, तो ये गढ़चिरौली हो गया। फिर मध्य प्रदेश का शहडोल जिला। अब देखो यहाँ पर जो ये मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है, यहाँ पर कंवर जनजाति का निवास माना जा रहा है, और यहाँ पर जो है गोदिया और गढ़चिरौली, यहाँ पर महाराष्ट्र में कंवर जनजाति का निवास माना जा रहा है। और यहाँ पर देखो जो मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है वो भी कंवर जनजाति का निवास स्थान है। देखो यहीं से तो परिवहन भी जुड़ गया है तुम्हारा, NH है ना, NH राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ से सीधे तुम मनेन्द्रगढ़ से निकलोगे तो मनेन्द्रगढ़ से शहडोल का मार्ग मिल जाएगा, तो वहां से ये आगे बढ़ जाता है, ये मार्ग मध्य प्रदेश चला जाता है। देखो ये सारी चीजें परिवहन का विभाग है, परिवहन भी तुम्हें अच्छे तगड़े से ही याद करना पड़ेगा कि कौन सा सड़क मार्ग कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, इसकी लंबाई क्या है, सारी चीजें तुम्हें इसको देखनी पड़ेगी। तो ये देख रहे हो कि मध्य प्रदेश से शहडोल जिला यहाँ पर ये भी रहती है, तो शहडोल से यहाँ पर आगमन की है, तभी तो छत्तीसगढ़ में एंटर की है गढ़चिरौली से। और यहाँ पर से जो ये है गोंदिया, यहाँ से भी ये जनजातियां आई होंगी सीमा पार करके, तभी तो इधर छत्तीसगढ़ पहुंची है। अब अगला देखते हैं झारखंड। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के ऊपर में झारखंड है, यहाँ से भी ये जनजातियां एंटर की थी। अगला है उड़ीसा, ये यहाँ पर बगल में उड़ीसा है, यहाँ पर भी ये जनजातियां इंटर की थी। तो इस तरह से इन जिलों से इन सीटें हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करने जा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि इनका निवास स्थान कहाँ पे, तो इनका सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहाँ होगा, बिलासपुर संभाग में। जो ये आपका ये बिलासपुर संभाग है, यहाँ पर सबसे ज्यादा संकेंद्रण आपको यहाँ पर मिलेगा कंवर जनजाति का। बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति का सबसे ज्यादा निवास है, सबसे ज्यादा संकेंद्रण है। उसके बाद ये आ जाएगा रायगढ़, बगल में रायगढ़ लगा हुआ है, यहाँ पर है। और बलरामपुर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बलरामपुर में, यहाँ पर सरगुजा में भी है और बलरामपुर में भी है। तो इस तरह देख रहे हो उत्तर क्षेत्र और मध्य क्षेत्र दोनों में बसी हुई है। तो ये जनजातियां मतलब काफी पैमाने पर निवास करती हैं, और इसके अलावा अन्य भी क्षेत्र में रहती है, पर हम बात कर रहे हैं संकेंद्रण की बात कर रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हमने देखा था छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई, गोंड। मत लिखो ना, लिखो मत, मैं भेज दूंगी पूरा एकदम, तुम मेरे को फोन कर देना, थोड़ा सा बिजी हो जाते हो तो उस समय। छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ में पूरी जनजातियों में जनसंख्या का क्रम देख रहे हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा गोंड, यहाँ पे देख रहे हैं 56% है। और सेकंड हो जाएगा कंवर, कंवर का जनसंख्या सीधे सीधे 11% है यहाँ पर। जैसे जैसे जनसंख्या हम बढ़ते जाएंगे सबका मैं एवरेज बताते जाऊंगी कहाँ पर है। हमने देखा था गोकाऊ हलवा, गो क हलवा, इस कोड को याद रखने से टॉप 4 रैंक हमको याद हो गया है। यहाँ पे उरांव हो जाएगा अगले क्रम में, फिर यहाँ पर हो जाएगा हलवा। इस तरह से ये जनसंख्या का क्रम होता है पूरे जनजातीय परिदृश्य में। जनजातीय में पूरी जनसंख्या का जो छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है, जनजातियों की जनसंख्या है, उसका क्रम ऐसे निर्धारित हो गया है। जनगणना जो भारत की जनगणना है 2011 के अनुसार इनका ये क्रम बनता है। चलिए आगे देखते हैं। लिंगानुपात, इनका लिंगानुपात 1011 है। इनका लिंगानुपात ठीक ठाक है, बढ़िया है, 1011 है। साक्षरता दर है इनका 67%। जैसे जैसे जनजातियों में हम जाते जाएंगे उनकी साक्षरता दर ठीक ठाक मिलती चली जाएगी। विशेष पिछड़ी जनजातियों में देख लो साक्षरता दर काफी कम था,
इसीलिए उनको ये पैमाना माना गया है कि जिनमें साक्षरता दर कम रही उनके लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देंगे। यहाँ पर इनका जनसंख्या और इनका साक्षरता दर लगभग अच्छा होता जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 67% साक्षरता दर है। अब देखते हैं इनकी बोली क्या क्या है। कंवर जनजाति कौन कौन सी बोली का उपयोग करते हो, पढ़ाई को अच्छे से याद कर लो क्योंकि हर चीज का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। एक तो हिंदी बोलते हैं, जैसा सब बोलते हैं वैसा ये हिंदी भी बोलते हैं। फिर सदरी बोलते हैं क्योंकि झारखंड का भाषा सदरी से कनेक्टेड है तो सदरी बोली बोलते हैं। मध्य एरिया में रहते हैं तो मध्य एरिया में छत्तीसगढ़ी चलता है तो छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। इस सदरी को तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो कंवर जनजाति हैं उनके देवता है सगराखंड। उनके देवता सगराखंड है और सगराखंड से ये सदरी बोली को आप कनेक्ट कर लोगे। कोई है यहाँ पर कंवर जनजाति से बिलोंग? कोई? तुमसे पूछा जाएगा बताओ अपने बारे में, नहीं बता पाओगे। यहाँ पर पूरा शोध अनुसंधान हुआ है, पुस्तकें लिखी गई हैं, तो नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। संत गहिरा गुरु का नाम सबने सुना है। संत गहिरा गुरु एक छत्तीसगढ़ के संत हैं और ये कंवर जनजाति से बिलोंग करते हैं। आप लोग होमवर्क लिख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो कि संत गहिरा गुरु के बारे में आप लिखकर लाओगे और कल मुझे सुनाओगे। संत गहिरा गुरु का जन्म कहाँ हुआ, संत गहिरा गुरु किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, मतलब उनके माता पिता, ये वाला एरिया लिखकर ही लाओगे। संत गहिरा गुरु पे क्वेश्चन आया हुआ है और जब यहाँ के जितने आचार्य हुए हैं, संत हुए हैं, उन पे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है और जिसमें से प्रमुख है संत गहिरा गुरु। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने ऐड किया है यहाँ पर। संत गहिरा गुरु के ऊपर जो जन्म हुआ है, कहाँ पे शिक्षा दीक्षा हुई है, कैसे उनको ज्ञान मिला है, ये माता पिता कौन है, इसको आप लिखोगे। चलो अगला देखते हैं। आर्थिक जीवन पे आते हैं इनके। जब इनका आर्थिक जीवन देखते हैं तो जैसा सबका सामान्य आर्थिक जीवन है इनका भी वैसे ही है। कृषि कार्य करते हैं, ये कृषि कार्य से अपना जनजीवन चलाते हैं और कृषि कार्य में अच्छा इनका कृषि होता है जिससे छत्तीसगढ़ का भी उदर पूर्ति होता है। तो इनकी मेहनत से कृषि हो रहा है। पशुपालन भी करते हैं, जिन पशुओं को इनको अच्छा लगता है वो पशुपालन करके दूध दही जो भी इनका लगता है जीवन में वो अपना उपयोग करते हैं। अब इनका एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि कंवर जनजाति सैन्य कार्य से संबंधित थी। चूंकि ये कौरव वंश से संबंधित है, कौरव वंश में जो कौरव वंशी धृतराष्ट्र थे वहां से ये सैन्य कार्य में लगे हुए थे। इनके पूर्वज से सैन्य कार्य किया जा रहा था इसलिए ये सैन्य कार्य में निपुण होते हैं। स्पेशल याद रखोगे इनमें खास कि ये सैन्य कार्य में निपुण होते हैं। अब इनके बाद देखते हैं जो इनका आर्थिक जीवन है बिल्कुल सामान्य जैसा रहता है वैसा ही है। खास बात यह है कि सैन्य कार्य करते हैं। अगर ये सैन्य कार्य में भर्ती होते हैं तो उससे भी अपना जीवनचर्या चलाते हैं। अगला देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हम देख रहे हैं कि पूरी छत्तीसगढ़ का समाज पितृसत्तात्मक है, इनका भी पितृसत्तात्मक है। इनके पिता के कुल गोत्र से इनका घर आगे बढ़ रहा है तो ये पितृसत्तात्मक हो गया। प्रमुख देवता, इनके प्रमुख देवता को याद रखना क्योंकि ये विशेष रूप से प्रमुख देवता इनमें पढ़ने को मिल रहा है। सगराखंड, इनके देवी देवता को याद रख लेना। कंवर में जो इनके प्रमुख देवता हैं वो है सगराखंड, इनको अच्छे से याद रख लेना। फिर इनकी उपजाति आगे देखते हैं। उपजाति इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत खास उपजातियां हैं इनकी। हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो मेन जाति है उसकी कई कई उपजातियां हैं, इनकी भी अपनी उपजातियां हैं। आइए देखते हैं उपजातियों के बारे में। तो इनका पहला उपजाति है तंवर या छतरी। कंवर से तंवर कर लिए, कंवर से तंवर याद हो गया, तंवर या छतरी। तंवर या छतरी इनकी पहली है। ये है उच्च कंवर हैं, जो इनका कुल में भी उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, तो ये कंवर में उच्च आते हैं, उच्च कंवर होते हैं। इसमें विधवा विवाह वर्जित है। जो कंवर होते हैं या छतरी होते हैं इनमें विधवा विवाह नहीं किया जाता है, प्रतिबंधित है। इनमें कुछ होगा इनके पूर्वज से कारण, तो इनके में विधवा विवाह नहीं होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सारी जगह विधवा विवाह हो रहा है पर इनके में रिवाज है कि नहीं होगा। अब अगला देखते हैं राठिया, जो रायगढ़ में रह रही है उस वजह से उनको राठिया का नाम मिल गया। फिर देखते हैं चेरवा कंवर। चेरवा कंवर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें चेरवा और कंवर दोनों में विवाह संबंध हुए थे इसलिए ये चेरवा कंवर हो गया, इसका नाम ही पड़ गया चेरवा कंवर। फिर अगला है पैकरा कंवर।
है वंशी राजा नाम सुने हो? हाँ, है वंशी राजा कौन थे? तो वही थे जो रतनपुर के कलचुरी शासक थे, वही थे है वंशी राजा थे। जब रतनपुर का कलचुरी इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर से शुरुआत होती है कि कैसे रतनपुर में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। उनका एक उपनाम था है वंशी राजा। तो है वंशी राजाओं के ये सैनिक थे, सैन्य कार्य कर रहे हैं। कौरव वंश तो नहीं रहा, लेकिन अब रतनपुर के जो शासक थे है वंशी, वहां पर भी इन्होंने सैन्य कार्य किया है। तो जो पैकरा कंवर है वो है वंशी राजाओं के यहाँ सैन्य कार्य करते थे। अब देखते हैं दूध कंवर। दूध कंवर में दूध लगा है, दूध से क्रीम याद कर लो क्योंकि क्रीम यहाँ पर दिखेगा तुमको। ठीक है, दूध कंवर में दूध है, दूध से क्रीम बनता है, तो क्रीम को याद रखो। क्रीम कैसे आ रहा है चलो देखते हैं। कोलोनल डाल्टन एक मानव शास्त्री हैं, छत्तीसगढ़ के मानव शास्त्री हैं जो कंवर जनजाति पर रिसर्च किए हैं, अनुसंधान किए हैं, उन पर बुक भी लिखे हैं। तो कोलोनल डाल्टन ने दूध कंवर को कंवर जनजाति का क्रीम कहा है। एक लाइन में याद हो गया। जो कोलोनल डाल्टन है उन्होंने दूध कंवर को कंवर जनजाति का क्रीम कहा है। वन स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये IMP भी है, उतना ही इसको याद रखोगे। अब देखते हो कमलवंशी। जो कंवर का है एक जो ये उपजाति है वो हो जाएगा कमलवंशी। कमलवंशी मूल रूप से माना गया है कि ये मूल है यही, और इसमें सबसे शुद्धता होती है इस वाले कमलवंशी में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं मृतक संस्कार में इनके यहाँ भी वैसा ही मृतक संस्कार होता है जो 10 दिन और 13 दिन का होता है, सामान्य रूप से वैसा ही होता है। और इनमें तीसरे दिन को बोलते हैं तीज नहावन। लगभग सभी में बोलते होंगे, जो कुछ चीजें सब में फॉलो होने लगी है, और ये अपने आप में इनके यहाँ शुरुआत ही हुआ था। तो जो मृत्यु का तीसरा दिन होता है उसमें जो संस्कार किए जाते हैं उसको वो इसमें तीज नहावन बोलते हैं। अगला देखते हैं गोत्र। इनके गोत्र में कुछ कुछ गढ़ चिन्ह होते हैं। तो कौन कौन से गढ़ चिन्ह है? बघवा। बाघ को छत्तीसगढ़ में क्या बोला गया? बघवा बोला जाता है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उच्चारण के साथ मैंने लिखा है, उसको आप समझोगे और छत्तीसगढ़ का यहाँ पर आपका व्याकरण भी एक तरह से अच्छा हो जाएगा। बाघ को बघवा बोले तो इनका एक गोत्र चिन्ह हो जाएगा बघवा। बिच्छू को बिच्छी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन इसका आ चुका है, बिच्छी क्या होता है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, उसमें से छांटना था। तो बिच्छी, बिच्छी मतलब बिच्छू। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर बोकरा। बकरा को हिंदी में बकरा बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी में बोकरा बोला जाता है। छेरी भी बोला जाता है। ठीक, छेरी और बोकरा छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। आप लोग जो घर में बोलचाल बोलते हो आपका शुद्ध नहीं है, क्योंकि आप सरगुजिया मिक्स बोलते हो। लेकिन जब मानक छत्तीसगढ़ी की बात आती है, राजभाषा आयोग में जो बोली भाषा का स्थान दिया गया है वो केंद्रीय छत्तीसगढ़ को दिया गया है। तो उसी को पैमाना मानकर ये सारे शब्दों का व्याकरण में स्थान दिया गया है कि बोकरा बोला जाएगा। तो यहाँ पर बोकरा हो गया। चंद्रमा, चंद्रमा को अगर हिंदी में चंद्रमा बोला गया है, ये द्र में नीचे मात्रा होती है, चूंकि छत्तीसगढ़ी व्याकरण में ऐसा नहीं बोला जाता है, वहां पे बोला जाएगा चंद्रमा, पूरा पूरा अलग कर दिया जाएगा, ऐसा होगा। आपका छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी यहाँ पर ठीक हो जा रहा है। ढेकी, ढेकी जानते हो? हाँ, ढेकी मतलब वही जो धान कूटने का मशीन बनाए रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको ढेकी में भी यहाँ पर नाम रखा गया है। तो ये सारे गोत्र और टोटम चिन्ह में आएगा। गोटी, गोटी को याद रखो, ये एक अलग से अच्छा सा मतलब टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गोटी शब्द इन्हीं में उपयोग हुआ है। तो कंवर जनजाति के टोटम समूह को गोटी कहा जाता है। कंवर जनजाति के टोटम समूह यानी कि गढ़ चिन्ह, गढ़ चिन्ह ऐसे भी समझ में लो, वंश चिन्ह, अपना अपना सबका एक वंश चिन्ह होता है, गढ़ चिन्ह होता है जो टोटम है। तो कंवर जनजाति के टोटम समूह को गोटी कहा जाता है। अगर डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा? गोटी होगा। गोटी बाटी गोटी नहीं करना है ना, गोटी बाटी खेलने वाला नहीं है। इनका ये जो ये जनजाति का टोटम समूह को गोटी बोला जाता है। खोड़िया, खोड़िया को देखो क्या है? कंवर जनजाति में धान भंडारण का स्थान को खोड़िया बोला जाता है। जहां पर वो धान भंडारण करके रखते हैं उस स्थान को खोड़िया बोला जाता है। सांस्कृतिक जीवन में चलते हैं इनका, जो भी नृत्य है, विवाह है, एनीथिंग जो भी अपने मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सब सांस्कृतिक हो गया। तो चलिए प्रमुख नृत्य देखते हैं। तो कंवर जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है बार नृत्य। कंवर जनजाति का प्रमुख नृत्य हो गया बार नृत्य। अब इसमें कर्मा और भोजली जो सामान्य रूप से सभी में पाया जाता है, ये भी करती हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल पे रहती हैं, निवास करती हैं।
तो सारे रिवाजों को ये मनाती हैं और अब सभी त्योहारों को ये करती हैं। इनका स्पेशल नृत्य को याद रखोगे, बार नृत्य को करती हैं ये। फिर राम चबूतरा, ये भी आईएमपी है। राम चबूतरा देखिए, इसमें कंवर जनजाति में राम पाठ का आयोजन किया जाता है। एक उनका स्थान बना रहता है, एक उनका स्पेशल जगह रहता है जहाँ भक्ति भावना की जाती है। भक्ति भावना में बहुत आगे हैं ये, राम जी का पूजा करते हैं। तो राम यहाँ पर राम चबूतरा एक बनाया गया है स्पेशल इनके यहाँ, और यहाँ पर जाके राम पाठ का आयोजन करते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखोगे कि राम चबूतरा का आयोजन किस जनजाति में किया जाता है, तो कंवर जनजाति में किया जाता है। एक पढ़े थे राम सप्ताह, इससे पहले राम सप्ताह पढ़े थे, बताओ। राम चबूतरा यदि कंवर जनजाति में है तो राम सप्ताह किसमें है? मैंने तो यहाँ पर लपक के रख लिया है, अब तुमको बताना है। अरे बाबा, हमने बोला था ना कि बहुत भूजेंगे भाजेंगे तो एक दिन राम सप्ताह भी लगाएंगे, मतलब भुजिया। याद कर लो यहीं पर, हमेशा भूजे भाजे पकड़ पड़की को, चिड़िया को पकड़े भूज दिए। अब एक दिन क्या करेंगे, राम सप्ताह मनाएंगे। तो भुजिया जनजाति में राम सप्ताह याद रखोगे और राम चबूतरा कंवर जनजाति में याद रखोगे। दोनों को समझ लो यहाँ पर। अगर इसका आंसर इसमें नहीं लेना, इसका आंसर इसमें नहीं लेना है, छोटे छोटे चीजों पे आंसर चेंज हो रहा है। अब जाते हैं त्योहार। ये भी त्योहार सारे छत्तीसगढ़ की मनाती हैं, क्योंकि ये मेन छत्तीसगढ़ में रहती हैं, तो सारे त्योहार को मनाती हैं। हरेली, दिवाली, पोला, तीजा, सभी स्पेशल जो त्योहार चल रहे हैं सबको मनाती हैं। अब पाइक, पाइक का क्वेश्चन आया हुआ है। पाइक कंवर जनजाति से संबंधित है। बस इतना ही क्वेश्चन था जिसको मैंने ऐड कर लिया है। पाइक को याद कर लो कि कंवर जनजाति को कैसे याद करोगे पाइक, चलो याद करा देते हैं। पाइक कंवर जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे लगा है वर, यहाँ पे लगा है पाई। वर है वो पाई पाई का हिसाब लेता है, बस याद कर लो। जो वर होते हैं, वर मतलब घर के मेन वर होते हैं, वो पाई पाई का हिसाब लेते हैं या देते हैं, दोनों ही काम चलता है। कहीं पर जिसका पद भारी है वो दे रहे, कहीं कम है ले रहे हैं, तो वर से याद कर लेना पाई पाई का हिसाब हो जाएगा याद। चलो विवाह रस्म देखते हैं। इनकी विवाह रस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो मोस्ट लगा दिया, मैंने अभी तक मोस्ट नहीं लगाया था, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चरणों में इनका विवाह संस्कार होता है और हर क्रम में होता है। जैसे जैसे शादी का संस्कार बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्रम को ये लेती हैं। सबसे पहले क्या होगा, फिर से समझ लो, मंगनी हुआ, मंगनी के बाद द्वार मांगा, द्वार मांगा को याद कर लो। फिर रोटी तोड़ना, दोनों एक दूसरे को कुछ खिला रहे हैं, वो हो गया। फिर विवाह हो रहा है, अब विवाह हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, बेटी चली जाएगी, मतलब जो वधू है वो अपने मायके चली जाएगी, तो ये हो जाएगा गौना। गौना लास्ट में आ जाएगा। इतना चीज याद रखना कि मंगनी पहले आ जाएगा, गौना लास्ट में आ जाएगा। बीच का 2-3 चीज तुमको करना पड़ेगा। मंगनी के बाद द्वार मांगा कर लेना, फिर रोटी तोड़ना कर लेना, फिर विवाह कर लेना, फिर गौना कर लेना। ये क्रम रहेगा। इस क्रम पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रम से जमाइए कंवर जनजाति के विवाह संस्कार को। तो उल्टा सीधा क्रम देता है ना आजकल, इधर उधर इधर उधर हच पे दिमाग खत्म पूरा, है ना। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन आ सकता है। वधु मूल्य इनमें भी चलता है। वधु मूल्य को सीधे सीधे सुख देना बोलते हैं। सुख देने का मतलब जान के, वधु मूल्य क्या होता है, जो भी वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को कुछ ना कुछ धन धान्य देता है वधु मूल्य में, या संपत्ति का कुछ भाग देता है, या कैश में रुपए वगैरह देते हैं, या फिर कोई धन संपत्ति जो जमीन जायदाद का कुछ पार्ट दे देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वधु को देना है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर वधु मूल्य रखा गया। सुख देना, सुख देना वैसे याद कर लोगे, सुख देना मतलब सुख देना। भाई वर पक्ष अगर वधु को दे रहा है तो सुख ही तो मिल रहा है उसको, और हर वर को इसका कर्तव्य बनता है कि अपनी होने वाली वधु को सुख दे। तो बस सुख को याद रख लेना यहाँ पर। गोदना, गोदना संस्कार इनके में भी अच्छा तगड़ा होता है। ये भी गोदना संस्कार को बहुत मानती हैं। और यहाँ पर जो कंवर जनजाति की स्त्रियां हैं अपनी छाती पर कृष्ण जी का गोदना गोदवाती हैं। ये भी बढ़िया एकदम, इसमें बहुत अच्छा इनका रिवाज है और काफी दर्द वाला भी है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कृष्ण गोदना से समर्पित करके रखी। ये कृष्ण के प्रति आराध्य भक्ति है उनकी। चलिए अब देखते हैं राजनीतिक जीवन। सभी में राजनीतिक जीवन है, सभी की अपनी एक पंचायत होती है, सभी में एक समस्या उपजती है। जिस समस्या का जो समस्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, जो समस्या उपज रही है उसका निराकरण पंचायत में हो रहा है। तो इनके राजनीतिक जीवन को देखते हैं कि इनकी पंचायत कैसी कैसी है।
तो देख रहे हैं परंपरागत पंचायत, जो इनकी परंपरागत पंचायत लगती है उसके प्रमुख को बोला जाता है गौटिया। मैंने पंचायत वाला जब लेसन दिया था तो उसमें इसको याद करवा दिया था कि कंवर के पंचायत प्रमुख को क्या बोला जाता है, गौटिया बोला जाता है। अब देखते हैं चक पंचायत। चक पंचायत भी बहुत महत्वपूर्ण है। चक पंचायत क्या होता है? तो चक पंचायत 7 या 8 गांव मिलाकर चक पंचायत बनाया गया है। मैं इसको अच्छे से और समझाऊंगी। 7 या 8 गांव मिलाकर चक पंचायत बनाया गया है। फिर उसके बाद सतगढ़िया पंचायत। सतगढ़िया में 7 लगा हुआ है, मतलब 7 उपजातियों को मिलाकर बनाया गया है और ये सर्वोच्च पंचायत होती है। जैसे ये वही है छोटा कोट, फिर उसके बाद बड़ा कोट, फिर उसके बाद हो जाएगा जो भी होगा हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट, इसको सिविल कोर्ट मान लो। सिविल कोर्ट और इसको पंचायत का कोर्ट। अब समझ में आ जाएगा? हाँ, अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले छोटा है पंचायत का कोर्ट, उसके बाद सिविल कोर्ट ले लो, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ले लो। तो यहाँ पे कैसे हो गया? ये जो परंपरागत पंचायत है ये हो जाएगा, यहाँ पे जो गौटिया देखेगा ये हो जाएगा सबसे प्राथमिक इनका न्यायालय का स्थान, पंचायत गौटिया देख रहा है। अगर यहाँ पे कोई वाद विवाद हो रहा है जिसको निपटा नहीं पा रहे हैं लोग, जो कठिनाई हो रही है, अब क्या करेंगे? चलो 7-8 गांव मिलाकर अब यहाँ पे बैठकी करेंगे, अब जाके विवादों का निपटारा होगा। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर चक पंचायत। चक पंचायत हो जाएगा यहाँ पर। चक पंचायत में 7-8 गांव के प्रमुख होते हैं इसमें और सदस्य भी होते हैं। काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे बैठकी हो जाता है। तो ऐसे समस्या को फिर चक पंचायत में निपटाने का कोशिश किया जाता है। अब यहाँ भी ऐसे मामले हैं जो नहीं निपट रहे हैं, काफी विवादित है, कई गांवों से मिलाकर कोई विवाद हो गया है। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे सतगढ़िया पंचायत। अब यहाँ पर आ जाओ, सतगढ़िया पंचायत। सतगढ़िया पंचायत होगा अब यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कितने गांव मिला रहे हैं? 7 गांव, इसीलिए इसका नाम 7 गढ़िया हो गया। 7 गांव चूंकि बहुत बड़े बड़े गांव होते हैं, एक गांव देखो कितना बड़ा होता है, तो इसकी आबादी 2500-3000 ऐसे होती है। 7 गांव मिलाकर हो रहे हैं, काफी बड़े पैमाने का विवाद होगा। तो यहाँ पर 7 गांव मिलाकर हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम सतगढ़िया पंचायत हो गया। तो जो कंवर जनजाति में जो पंचायत का सिलसिला है एकदम न्यूनतम से मिडिल से हाई हुआ है। मतलब गौटिया देखा, गौटिया के बाद वो नहीं सुलझा, काफी कठिन हो गया वो वाद विवाद, तो वो चक पंचायत में गया। वह चक पंचायत में काफी लोग 7-8 जो गांव वाले हैं वो लोग मिला के, उसके जो गौटिया लोग हैं मिलकर बैठे, देखिए यहाँ पर भी कठिनाई हो रही है, चलो अगला हाई कोर्ट की तरह सतगढ़िया पंचायत का आयोजन करते हैं। तो इस तरह से इनके विवादों का निपटारा का चरण है। अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पंचायत समझ में आ गई? इनमें काफी अच्छी पंचायत की हमने देखी है, जो वर्तमान में जैसा चल रहा है, न्यूनतम मतलब जमीनी स्तर का पंचायत, फिर सिविल कोर्ट का पंचायत, फिर हाई कोर्ट का पंचायत, अपील पे अपील वाला सिस्टम दिया गया है इसमें। अब देखिए बिलासपुर जिले में जो 7 जमींदारियां हैं, जो बिलासपुर संभाग में देख रहे हो काफी जनसंख्या है इनकी, वहां पर इनका संकेंद्रण है। तो बिलासपुर संभाग की बात हो रही है, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ पर था ये जो कोरबा था, देखो जो बिलासपुर संभाग में पहले बहुत सारी जमींदारियां थी, उसमें से 7 जमींदारियां कोरबा कंवर जनजाति से संबंधित है। बिलासपुर संभाग में जो 7 जमींदारियां हैं वो कंवर जनजाति से संबंधित है। वो कौन कौन सी हैं? कोरबा जमींदारी, छुरी, कोरबा में ही छुरी है तो छुरी जमींदारी, चांपा, जांजगीर चांपा का चांपा जमींदारी, लाफागढ़ याद है, लाफा जमींदारी, और उपरोड़ा, कोरी उपरोड़ा सुने हो तो उपरोड़ा जमींदारी, मतीन भी इसी संभाग में है। एक इसका नाम अब ऐसा नहीं है लेकिन प्राचीन नाम इसका मतीन है। तो यह मतीन जमींदारी हो गई। और पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, वो वाला स्थान पेंड्रा। तो ये देख रहे हो, इसको हर नाम को आपको याद करना पड़ेगा, कुछ उपाय कर लेना, कुछ कोडिंग बना लेना कि कौन सी 7 जमींदारी है जो बिलासपुर संभाग में कंवर से संबंधित
है, कंवर जनजातियों की जमींदारी से संबंधित है। कोरबा, छुरी, चांपा, लाफा, उपरोड़ा, मातीन और पेंड्रा। तुम इधर उधर कर सकते हो नाम को। अगर तुमको कोई गीत कहानी के माध्यम से याद होता है तो इधर उधर करके इसको बनाने की कोशिश करना। किसी को बहुत अच्छा इसका बन जाएगा तो मेरे को भी बताना, मैं सबको बता दूंगी। तो इस पे थोड़ा वर्क कर लेना ताकि साथों के साथों याद हो जाए। रटोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन कुछ कहानी कविता से कुछ सिस्टम से जोड़ लोगे तो याद हो जाएगा। तो इसको इसमें मेहनत करना पड़ेगा कि सातों जमींदारियां कैसे याद की जाए। तो ये है देखो कंवर जनजाति से संबंधित 7 जमींदारियां। तो ये सब सारी कंवर जनजाति के जितने आप देख रहे हो फैक्ट बोला जाएगा जो इनके समाज में चल रहा है। हमारी परीक्षा की दृष्टि से वो याद करने योग्य बातें हैं जिसको आप अच्छे से याद कर लोगे और कंठस्थ होना चाहिए कि किसमें क्या बोला जाता है। एग्जाम में आ गया कि सतगढ़िया पंचायत के बारे में लिखिए, तो लिखने वाले को लिखना पड़ेगा। इसमें अगर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, जो एडीओ है, जो भी अभी सामने एग्जाम दिख रहा है, कि सतगढ़िया पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको सीधे याद आना चाहिए कंवर जनजाति से संबंधित है। पाइक किस जनजाति से संबंधित है, तो कंवर जनजाति से संबंधित है। पाइक में पाई को कवर से वर कर लिए थे, याद हो गया था। ऐसे करके बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और बार नृत्य तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बार नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो सीधा सीधा आंसर होगा कंवर जनजाति से संबंधित है। तो ये सारे फैक्टों को आप लोग बढ़िया पढ़ के इसको याद कर लेंगे, ठीक है।